kindly advised me to make my case strong and need proper guidance. Not satisfied by agent services. तो पहली बात तो ये है कि एजेंट ने जो है वो इनको प्रॉपर गाइड नहीं किया, स्पेशली फ़ंड्स के बारे में। तो इस केस में ज़ाहिर सी बात है कि ये एक उनके लिए बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी और 90,000 न्यूजीलैंड डॉलर जो है वो एक बहुत बड़ी अमाउंट है। तो गाइड ये क्या कि इनको पहले फ़ंड्स के बारे में बताया कि कौन कौन से फ़ंड जो है वो एक्सेप्टेबल हैं, कौन से नहीं हैं। इनको ये भी नहीं पता था या इनको नहीं बताया गया था। हेलो गाइस, कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की वीडियो के अंदर जो है वो मैं एक क्वेश्चन में जो है वो शेयर करना चाहूँगा आप लोगों के साथ। एक हमारे ग्रुप मेंबर है, रिस्पेक्टेड मेंबर, और वैसे तो मुझे काफ़ी लोग क्वेश्चंस करते हैं और मैं व्हाट्सएप के ऊपर कोशिश करता हूँ कि जवाब दे सकूँ टाइम टू टाइम। लेकिन उनका क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था तो और वैलिड भी था, तो मैंने सोचा कि उस पर एक वीडियो बनाई जाए और ये मैं उनके कंसेंट से ही वीडियो बना रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है कि नाम मैं उसमें डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा। तो चले मैं जो है वो पहले उनका मैसेज पढ़ता हूँ और फिर जो है वो उसका मैं आंसर देता हूँ कि मैंने उनको क्या आंसर दिया था और आप लोग जो है वो उससे क्या कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मैसेज उनका ये था, भी कुछ दिन पहले की बात है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। और ये पीएचडी स्टूडेंट्स हैं और इन्होंने अप्लाई किया था लिंकन यूनिवर्सिटी के अंदर। अस्सलाम वालेकुम शुएब साहब, आई होप यू आर इन गुड हेल्थ। एक्चुअली सर, माई केस इज़ डीलिंग बाय सच एंड सच कंसल्टेंट, नाम मैं नहीं लूँगा। I got the offer letter around 2 weeks earlier. My agent asked me to share 90k New Zealand dollar funds and in account 30,000 New Zealand dollar by me and remaining 2 years 60,000 New Zealand dollar by any sponsor like friend, father, etc. I have tried a lot, but to show around 1.5 crore funds are very challenging and not proper guidance. Please assist me in this case. I can manage around half amount of 50 lakhs in my account, but how to manage rest and what you suggest? I have not paid the fee yet. Kindly advise me to make my case strong and need proper guidance. Not satisfied by agent services. तो जैसा कि आपने देखा कि उन्होंने जो है वो बताया कि पहली बात तो ये है कि वो पीएचडी उन्होंने अप्लाई किया थ्रू एजेंट। अच्छा, ये कुछ यूनिवर्सिटी जो है वो फोर्स करती हैं कि आप जो है वो इन एजेंट के थ्रू अप्लाई करें। इनकी लिंकन थी, तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है। इससे पहले वाईकाटो, ऑकलैंड यूनिवर्सिटी और दूसरी कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ऐसा नहीं था। तो आई डोंट नो कि इसके अलावा और कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि फ़ोर्स करते हैं कि आप एजेंट के थ्रू ही आएँ, और वो एजेंट के नाम भी बताते हैं। तो अगर आपको पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, तो मेरी नॉलेज में और बाकी लोगों की नॉलेज में भी इजाफा होगा। तो पहली बात तो ये है कि एजेंट ने जो है वो इनको प्रॉपर गाइड नहीं किया, स्पेशली फ़ंड्स के बारे में। और शुरू में इन्होंने यही कहा कि आप जो है वो पहले हम अप्लाई करेंगे और जब आपका अप्रूवल आ जाएगा फिर हम जो है वो फ़ंड की बात करेंगे। और जब उनका अप्रूवल आ गया तो उसके बाद जो है वो उन्होंने बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे कहा कि 90,000 न्यूजीलैंड डॉलर जो है वो आपको शो करने हैं। और उनकी जो ज्वाइनिंग थी वो थी आई थिंक मई की। तो आपको पता है कि पीएचडी के अंदर मिनिमम 3 मंथ्स का जो है वो मेंटेन बैंक स्टेटमेंट जो है वो दिखाना होता है। तो इस केस में ज़ाहिर सी बात है कि ये एक उनके लिए बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी और 90,000 न्यूजीलैंड डॉलर जो है वो एक बहुत बड़ी अमाउंट है किसी को भी जो है वो शो करना अपने बैंक स्टेटमेंट के अंदर। और दूसरा ये है कि साथ में कम्युनिकेशन का भी मेरे ख़्याल से उनके साथ इशू रहा है कि वो प्रॉपर गाइडेंस उनको नहीं मिली, जो एक होती है स्टेप बाय स्टेप। इसलिए कि आपको भी पता है कि पीएचडी की जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है वो काफ़ी डिफरेंट है फ्रॉम अदर क्वालिफ़िकेशन, जिसमें लेवल 7 या लेवल 8 के हैं। और इसमें सुपरवाइज़र का अप्रूवल और रिसर्च प्रपोज़ल का बनाना, ये सारी चीज़ें। चलें, लकीली उनको जो है एडमिशन उनका हो गया। लेकिन जाहिर सी बात है कि बात यहाँ पे ख़त्म नहीं, असल मरहला तो उसके बाद स्टार्ट होता है, जो कि वीज़ा अप्रूवल है। और ज़्यादातर जो है वो वीज़ा अप्रूवल आपकी फ़ाइनेंशियल रिक्वायरमेंट की बेस पे ही रिजेक्शन हो रही होती है, कि जिसके अंदर आप मीट नहीं कर रहे होते हैं फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स और आप एविडेंस जो है वो प्रॉपर शो नहीं कर रहे होते हैं। तो उनको पहले तो ये भी नहीं बताया कि आपको इतने अमाउंट जो है वो आपके अकाउंट में होना चाहिए और उसमें कौन कौन से फ़ंड जो है वो एक्सेप्टेबल हैं, कौन से फ़ंड आप दिखा सकते हैं, कौन से नहीं दिखा सकते हैं, कैसे मेंटेन करना है। ये सारी गाइडेंस जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। अच्छा, ये सब चीज़ के बताने का मकसद ये नहीं है कि मैं क़तई तौर पे किसी एजेंट के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। बहुत सारे एजेंट अच्छे भी हैं, अच्छा काम कर रहे हैं।
लेकिन वही बात होती है कि जब आप के पास इतने केसेस आ रहे होते हैं, इतनी एप्लीकेशंस आ रही होती हैं, तो इतना उनके पास टाइम नहीं होता है कि वो एक एक एप्लीकेशन पे फोकस कर सकें। लेकिन जाहिर सी बात है कि अगर आप एप्लीकेंट हैं और आप उनको पे कर रहे हैं सर्विसेज का, तो यू डिज़र्व फॉर दैट सर्विसेज। ठीक है, ये कोई रीज़न नहीं बनता कि उनके पास बहुत सारे केसेस हैं तो उनके पास टाइम नहीं है आपको सर्व करने का। और दूसरी बात ये है कि अगेन मैंने इससे पहले भी कहा था कि जो जितने भी पीएचडी स्टूडेंट्स हैं, आप कोशिश करें कि ख़ुद से अप्लाई करें। बट इनके केस में ये बहुत स्ट्रेंज है कि यूनिवर्सिटी ने ख़ुद फोर्स किया कि आप एजेंट के थ्रू आएँ, और एजेंट ने ही इनका काम ख़राब किया। तो अभी जो है वो मैंने इनको सबसे पहले तो गाइड ये किया कि इनको पहले फ़ंड्स के बारे में बताया कि कौन कौन से फ़ंड जो है वो एक्सेप्टेबल हैं, कौन से नहीं हैं। इनको ये भी नहीं पता था, या इनको नहीं बताया गया था। और दूसरा ये कि मैंने इनको सबसे पहले तो ये सजेस्ट किया कि आप एक्सटेंड करें, आप अपने सुपरवाइज़र से बात करें, और रीज़न आप कोई भी दे सकते हैं, ये भी रीज़न दे सकते हैं, कोई और भी इसके अलावा रीज़न दे सकते हैं। कोई आपकी पर्सनल रीज़न भी हो सकती है कि जिसकी वजह से आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे मई का, और आप एक्सटेंड करने की रिक्वेस्ट डालें। मोस्ट ऑफ़ द टाइम जो है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, और उसमें ये होगा कि इनको टाइम मिल जाएगा और ये अपना जो है वो बैंक स्टेटमेंट जो है वो मेंटेन कर सकेंगे। पहली बात ये है कि जितना कर सकें आप उतना कर लें, और उसमें ज़ाहिर सी बात है कि मैं काफ़ी सारी वीडियोज़ में मैंने बताया कि आपने जो है वो कैसे मेंटेन करना है, कौन कौन से फ़ंड जो है वो उसके अंदर एक्सेप्टेबल हैं, कौन आपका स्पॉन्सर हो सकता है। उसके लिए डिटेल वीडियो मैंने बनाई हुई है, बट मैं जल्दी से उसको आपको बताता हूँ, निकल जाऊँ कि स्पॉन्सर्स के अंदर ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। इमीडिएट जो आपके रिलेटिव में वो एक्सेप्टेबल हैं, जिसमें आपके फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, स्पाउस, और ग्रैंड फादर्स, ग्रैंड मदर और इन लॉज, ये स्पॉन्सर्स जो है वो एक्सेप्टेबल हैं। और बट उसमें भी जो है वो आपने एविडेंस शो करना है उनके साथ रिलेशन का, और उन्होंने अपना बैंक स्टेटमेंट वगैरह जो है वो सारा जो है वो अटैच करना है। उसका फॉर्म होता है INZ 1014, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 1014 मेरे ख्याल से। तो वो जो है वो स्पॉन्सर्स को फिल करना है। तो कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन, तो मैंने उनसे पहले तो ये कहा कि आप एक्सटेंड करें अपना, और उसके बाद जो है वो जितने भी फ़ंड्स हैं वो जो है कोशिश करें कि आप कर सकें मैक्सिमम जितना कर सकते हैं, जिसमें मिनिमम तो ये है कि भाई फ़र्स्ट ईयर की जो एक्सपेंसेस है $20,000 और 2 ईयर की ट्यूशन फ़ी जो कि $20,000 प्लस 9,000 ईच कर लें, 18,000, और बाकी आपके रिटर्न टिकट के जो है वो, और इसके साथ जो है वो रेस्ट ऑफ द ईयर के एक्सपेंसेस और ट्यूशन फ़ी के लिए आपने फाइनेंशियल प्लान बनाना होगा। अच्छा, उन्होंने ये भी नहीं बताया कि ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और आपकी जो कम्युनिकेशन है वो थ्रू डॉक्यूमेंट ही होती है। तो डॉक्यूमेंट आपका जितना अच्छा होगा, जितना वैलिडेट वो करेगा आपकी सिचुएशन को, बिकॉज़ वही रिप्रेजेंट कर रहा होता है। मैंने काफ़ी वीडियोस के अंदर बताया कि डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कवर लेटर आपका, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, फाइनेंशियल प्लान, ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत केयरफुली वो देखते हैं, और उसके बावजूद भी समटाइम जो है वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगते हैं ताकि आप उनको कन्विंस कर सकें। ठीक है ना। तो बाकी जो वीज़ा जो है एप्लीकेशन, उसको अलग तरह ट्रीट करते हैं, पीएचडी के लिए अलग है, बिकॉज़ आपको पता है कि पीएचडी ऑलरेडी फंडेड है। तो ये इसको मेक श्योर करते हैं न्यूजीलैंड इमिग्रेशन कि जो भी कैंडिडेट आए वो जेन्युइन कैंडिडेट हो, और उससे यहाँ की मार्केट को कोई फ़ायदा हो, रिसर्च यहाँ की जो न्यूजीलैंड की है। तो आई होप कि बाकी जो आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं आपको जो है वो फ़ायदा हुआ होगा इससे, और आप भी इन पॉइंट्स को कंसीडर करेंगे। अगेन एजेंट्स, अगर आप एजेंट के थ्रू आ रहे हैं तो ये सब चीज़ें का ख्याल रखें, इसलिए कि इन द एंड केस आप ही का है। अगर रिजेक्ट होगा तो नुकसान आप ही का होगा, और उनको इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो और बाकी इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, तो मैं जो है वो फिर उसका आंसर टाइमली मैनर में दे सकूँगा। तो बहुत शुक्रिया आपका वॉच करने का। आप लोग जो है वो वीडियोस मेरी पसंद करते हैं, तो आई एम रियली ग्लैड, और आप लोगों को फ़ायदा होता है उससे। तो चले, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप देख सकें। चलें, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। टेक केयर, बाय बाय।